सभी को नमस्कार। टुडेज टॉपिक जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो है हीमोफीलिया। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि हम छोटा सा कहीं कोई काम करते हैं तो हमारे सिंपली हल्के से कट लग जाते हैं तो ब्लड थोड़ी देर बहने के बाद अपने आप क्लॉट हो जाता है, अपने आप जम जाता है और इस प्रकार से ज़्यादा ब्लड लॉस की हानि हमें नहीं होती है। ये एक जनरल प्रोसेस है। इस जनरल प्रोसेस के जरिए हमें कोई कट लग जाता है कहीं भी उंगली पर, हाथ पर, पैर पर, तो उससे थोड़ी देर बाद ब्लड बहने के बाद वो ऑटोमेटिकली रुक जाता है। और इस ब्लड को रोकने के लिए जो एजेंट रेस्पॉन्सिबल है हमारी ब्लड की प्लेटलेट सेल्स और प्रोटीन, वो दोनों इसमें मदद करती है और ब्लड क्लॉट हो जाता है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक हीमोफीलिया है। ये जस्ट इस प्रोसेस से अपोजिट है। यानी इसमें क्या होता है, अगर नॉर्मली आप लोगों की कट लग गया तो कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती रहेगी, उस कट पे से लगातार ब्लड निकलता रहेगा बॉडी से और अल्टीमेटली ब्लड लॉस के कारण उस आदमी की डेथ हो जाती है। तो ये बहुत ही घातक और खतरनाक डिजीज है जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसको हम मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर डिस्कशन कर रहे हैं। इट मीन्स ये किसी जीन में म्यूटेशन के कारण होती है और जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है। इस डिजीज के कई नाम हैं। इसको ब्लीडर डिजीज कहते हैं। उसका रीजन तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसमें कंटिन्यूअस ब्लड बहता रहता है एक सिंपल से कट से। और इसको रॉयल डिजीज कहते हैं क्योंकि ये जो डिजीज है इसकी कैरियर थी क्वीन विक्टोरिया, जो इंग्लैंड की महारानी थी, वो हीमोफीलिया डिजीज की कैरियर थी, नॉट इन्फेक्टेड। वो इन्फेक्टेड नहीं थी, वो डिजीज हीमोफीलिक नहीं थी, फीमेल क्या थी, ओनली कैरियर। और इसको क्रिसमस डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ये नाम इसलिए पड़ा है कि एक 4 ईयर्स चाइल्ड जिसका नाम क्रिसमस था, उसमें इस डिजीज को डिस्क्राइब किया गया था इन हॉस्पिटल्स, तो इसलिए इसको क्रिसमस डिजीज के नाम से भी जानते हैं। तो ये शॉर्ट जानकारी थी हीमोफीलिया के बारे में। ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर का। इट इज सेक्स लिंकेज, ये सेक्स लिंकेज डिजीज है और नेचर में कैसी है, रिसेसिव। यानी हम कह सकते हैं ये फीमेल है जो कि नॉर्मल है, इसके अंदर किसी प्रकार की कोई डिजीज नहीं है, और ये मेल भी क्या है, नॉर्मल है। हीमोफीलिया के एलील्स को स्मॉल ए से इंडिकेट करते हैं। तो एक्स, एच और एक्स, ये जो फीमेल है इट विल बी कैरियर, ये क्या है, कैरियर है। और ये मेल क्या है, हीमोफीलिक, हीमोफीलिक। वट अगर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन हो गई एंड ये होमोजाइगस कंडीशन में है तो ये हीमोफीलिक होगा। बट ये जीन क्या है, लेथल जीन का इफेक्ट लगता है, लेथल जीन प्रभाव है, इसलिए इस प्रकार के फीमेल्स कभी भी जन्म नहीं लेते हैं और इनकी पहले ही डेथ हो जाती है। इसलिए ये प्रकार आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सेक्स लिंकेड रिसेसिव डिजीज है, यानी ये अपना प्रभाव होमोजाइगस कंडीशन में ही शो करती है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में ये शो नहीं करती है। इन दिस डिजीज ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, इस डिजीज के अंदर जो हमारे ब्लड को क्लॉट करने वाली प्रोटीन है वो अफेक्टेड हो जाती है। क्लॉटिंग फैक्टर 9 और 8 नंबर का उसको बोलते हैं, वो इफेक्टेड हो जाता है जो कि ब्लड क्लॉट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और वो अपनी नॉर्मल प्रोसेस है ब्लड क्लॉटिंग की वो नहीं कर पाता है। यानी यूं कह सकते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन इज अफेक्टेड। इससे क्या होगा भाई, अगर ये अफेक्टेड हो गई है जीन,
जीन इफेक्टेड हो गई, इसका मतलब प्रोटीन इफेक्टेड हो गई। तो इफेक्टेड जो इंडिविजुअल होगा वो सिंपल कट लगने पर भी नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती रहेगी और कंटिन्यूअस ब्लड निकलने के कारण उसकी डेथ हो जाएगी। द हेटेरोजाइगस फीमेल कैरियर, जो बाद में अभी समझा रहा था, द हेटेरोजाइगस फीमेल कैरियर जो होती है फॉर हीमोफीलिया में ट्रांसमिटेड द डिजीज टू सन, यानी इस जो डिजीज को ट्रांसमिट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो सिर्फ कैरियर फीमेल है। आप कहोगे सर मेल क्यों नहीं है? वो भी कारण मैं आपको बताऊंगा कि इस डिजीज को फैलाने में या ट्रांसमिटेड करने में जो इम्पोर्टेंट रोल है वो सिर्फ किसका है? फीमेल का। और फीमेल भी कैसे? हेटेरोजाइगस, नॉट होमोजाइगस, क्योंकि मैंने बता दिया आप लोगों को कि जब ये जीन होमोजाइगस कंडीशंस में होगा तो इस प्रकार के फीमेल की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। एंड क्योंकि ये जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम्स पर पाया जाता है, इसका एलील वाई क्रोमोसोम्स पर नहीं पाया जाता है, इसलिए जो फीमेल है अगर उसका एक्स क्रोमोसोम एक ही इफेक्टेड है तो ये कैरियर होगी, बट मेल के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम्स होता है, इसलिए इस प्रकार के मेल कैसे होंगे? हीमोफिलिक। और हीमोफिलिक मेल्स लॉन्ग टाइम तक सरवाइव नहीं करते हैं, क्योंकि थोड़े समय बाद कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा कट लग जाता है और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो हीमोफीलिया डिजीज है वो अगर सन में आती है तो वो केवल कहां से आती है? उसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है? फीमेल से आती है, क्योंकि जो फीमेल है वो इसकी कैरियर होती है, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन वाली फीमेल तो कभी जन्म लेती नहीं है, उसकी पहले ही डेथ हो जाती है। होमोजाइगस कंडीशन में ये जीन लेथल इफेक्ट रखता है, इट मींस इसकी डेथ हो जाती है। द पॉसिबिलिटी ऑफ ए फीमेल ऑफ बिकमिंग इज एक्सट्रीमली रेयर, यानी फीमेल है उसकी हीमोफिलिक कंडीशन बहुत ही रेयर केसेस में होगी, एंड बिकॉज मदर ऑफ सच फीमेल हैज बिकम एट लीस्ट कैरियर एंड द फादर शुड बी हीमोफिलिक, जो कि ऐसा संभव नहीं है। ये क्या कह रहा है कि जो फीमेल है वो ये वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं हम, कि ये कंडीशन बहुत ही रेयर केसेस में होती है। पहली बात तो होती नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ ये कंडीशन बहुत होती ही नहीं है ना, इस प्रकार की फीमेल कभी आएगी नहीं। बट अगर कुछ चांसेस हम मान लेते हैं, इस प्रकार की फीमेल प्रोड्यूस करने के लिए क्या होना चाहिए? इसकी जो मदर है वो कैरियर होगी और फादर हीमोफिलिक होगा, ये इट इज द मस्ट कंडीशन। और ये कंडीशन ज्यादा, इस कंडीशन में जो फीमेल है वो तो कैरियर है इसलिए वो तो सर्वाइव करेंगे, बट जो मेल है वो बायोलेबल इन द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, क्योंकि उसकी लाइफ ज्यादा नहीं होती है और वो रिप्रोडक्शन एज तक आते आते उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि इस टाइम में रिप्रोडक्शन जो एज होती है मेल की लगभग आप लोग मान सकते हैं कि 14-15 साल तो होती है, और 13 साल मान लो, इतने टाइम में उसको कहीं ना कहीं कट लगता है और उसकी डेथ हो जाती है। इसलिए इस डिजीज से जो क्वीन विक्टोरिया ब्रिटेन की महारानी थी उसकी फैमिली में कभी कोई नुकसान नहीं हुआ, और इस डिजीज से उनकी जो राजकुमारियां दूसरे राज्य, दूसरे जो शासक थे जैसे स्पेन वगैरह के, वहां पर उनकी मैरिड हुई तो उनके वंश ही खत्म हो गए, उनमें दुश्मनियां भी बाद में हो गई थी इसके कारण, क्योंकि जो फीमेल्स थी वो कैरियर थी, बट इनके जो मेल्स थे वो कैसे हो रहे थे? हीमोफिलिक हो रहे थे और फिर उनकी डेथ हो रही थी। हीमोफिलिया का हम एग्जांपल देखते हैं, इसका इनहेरिटेंस का। हेटेरोजाइगस फीमेल, इसकी जो हेटेरोजाइगस फीमेल रहती है वो क्या रहती है? हेटेरोजाइगस फीमेल इसकी कैरियर होती है और इसी से इसके सन में ये डिजीज ट्रांसफर होती है। देखते हैं कि एग्जांपल, हेटेरोजाइगस फीमेल, ये जीनोटाइप होगा हेटेरोजाइगस का और उसकी शादी हो जाती है नॉर्मल मेल से। ये सिंबल है फीमेल का
और ये मेल का और ये पेरेंट्स हो गए। यानी पहली कंडीशन की बात कर रहे हैं हम कि जो फीमेल है वो हेटेरोजाइगस है और वो कैरियर होती है और वो डिजीज को ट्रांसमिट करती है सन के अंदर डिजीज को ट्रांसमिट करती है और इससे जो प्रोड्यूस होने वाली जो डॉटर्स होंगी वो कैरियर होंगी, नॉट हीमोफिलिक। हीमोफिलिक नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ कैरियर होंगी, जबकि जो सन होंगे वो कैसे होंगे, हीमोफिलिक। देखते हैं ये टू टाइप्स के गैमीट बनाएगा। एक तो गैमीट में जो 50% एग होंगे वो नॉर्मल होंगे एंड देन 50% एग हीमोफिलिक वाले, जिसके अंदर अफेक्टेड जीन होगा। मेल के दोनों ही जो गैमीट्स है यानी स्पर्म है वो सिंपल नॉर्मल है, क्रॉस करवाते हैं F1 प्रोजेनी XX। इट मीन्स ये फीमेल क्या है, कैरियर। कैरियर का मतलब आप लोगों को समझ जाना चाहिए, सिर्फ कैरियर का काम कर रही है, ट्रांसपोर्ट का काम कर रही है। यानी ये बस है, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा रही है। यानी इसके अंदर हीमोफीलिया नहीं है, यानी इसके अंदर अगर कट लग जाता है तो कंटिन्यूअस ब्लीडिंग नहीं होती है। तो ये सिर्फ कैरियर है, इसको कोई नुकसान नहीं है इससे, बस इसकी जनरेशन को नुकसान है। नेक्स्ट, ये जो मेल होगा ये कैसा होगा, हीमोफिलिक। ये सन क्या होगा, हीमोफिलिक। देन ये जो डॉटर होगी वो नॉर्मल होगी, देन ये सन भी क्या होगा, नॉर्मल। तो इट मींस हम कह सकते हैं कि 50% जो सन है वो हीमोफिलिक होंगे एंड देन 50% सन्स आर नॉर्मल। इसी प्रकार से डॉटर्स में 50% जो डॉटर है उसमें तो ये अफेक्टेड जीन भी नहीं होगा, 100% डॉटर हेल्थी है, यानी वो कह सकते हैं उनमें हीमोफिलिक नहीं है। बट अगर हम जीनोटाइप्स को देखते हैं तो जो 50% डॉटर है उनके अंदर XX जीन पाया जाता है और अदर जो 50% डॉटर है उनका जो जीन्स है वो कैसा है, अफेक्टेड है, यानी ये कैरियर है हीमोफिलिया की। तो इस इनहेरिटेंस चार्ट से आप लोगों को ये दिख रहा है कि जो कैरियर है वो कौन है, फीमेल। फीमेल इस डिजीज की वाहक है, कैरियर है, जिससे जो डिजीज है वो किस में जा रही है, सन के अंदर जा रही है। यही बात तो है इसमें कि द हेटेरोजाइगस फीमेल कैरियर्स फॉर हीमोफिलिया में ट्रांसमिटेड द डिजीज टू सन। यानी इस डिजीज को ट्रांसमिटेड करने के लिए फीमेल्स का हेटेरोजाइगस कंडीशन में होना जरूरी है और उससे प्रोड्यूस होने वाले जो सन्स होंगे वो 50% कैसे होंगे, हीमोफिलिया। दूसरा एग्जांपल है कि अगर हमें मेल को यानी डॉटर अगर कैसी ऑब्टेंड हो, हीमोफिलिक, तो उस कंडीशंस में उसके पेरेंट्स का कैसा होना जरूरी है। कोई डेथ, हालांकि वो सर्वाइव नहीं करेगी इस प्रकार की डॉटर और उसकी अल्टीमेटली पहले ही डेथ हो जाएगी, बट उसका जीनोटाइप पॉसिबिलिटी क्या होगा देन। तो डॉटर अगर हीमोफिलिक ऑब्टेंड होगी तो उसके पेरेंट जो होंगे उनमें मदर कैसी होगी, उसकी कैरियर होगी और फादर हीमोफिलिक होगा। यानी एक मैरिड कपल है जिसमें मदर कैरियर है और फादर क्या है, हीमोफिलिक। जबकि मैंने बताया है कि इस प्रकार के जो मेल होते हैं वो रिप्रोडक्शन एज तक पहुंचने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। फिर भी हम एक कंडीशन मान लेते हैं कि उसको जैसे तैसे बचा लिया और उसकी शादी हो जाती है किसी मेल से, फीमेल से, और वो फीमेल कैसी है, कैरियर। देखते हैं इसका जीनोटाइप। इसके गैमेट्स में टू टाइप्स के होंगे, XX, इधर भी टू टाइप्स के हैं, XHY। ये पेरेंट्स है, पेरेंट्स गैमीट एंड F1 जनरेशन। देखिए F1 जनरेशन में
ये फीमेल, ये फीमेल क्या है, हीमोफिलिक। बट इसका जो जीन है वो लेथल इफेक्ट रखता है, यानी जब इस प्रकार के जीन होमोजाइगस कंडीशन में आते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म की डेथ कर देते हैं, तो इसलिए इसकी डेथ हो जाएगी। एंड इसका जो ये सन है वो कैसा होगा, हीमोफिलिक, हीमोफिलिक। इधर देखिएगा, मेल ओनली कैरियर ऑफ अदर सन्स आर नॉर्मल, यानी इस कंडीशन में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर होमोजाइगस फीमेल डॉटर ऑब्टेंड होती है तो उसकी मदर कैरियर और फादर का कैसा होना जरूरी है, हीमोफिलिक। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि जो 50% सन है वो नॉर्मल है एंड 50% सन क्या है, हीमोफिलिक। इसी प्रकार से डॉटर में 50% डॉटर हीमोफिलिक है एंड अदर 50% नॉर्मल, या यूं कह सकते हैं कैरियर। और भी हम एग्जांपल लेके इस प्रकार का इनहेरिटेंस एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हीमोफीलिया डिजीज थी जिसमें हमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स याद रखने का ये है कि इस प्रकार के जीन एक्स क्रोमोसोम्स पर ही पाए जाते हैं, वाई क्रोमोसोम्स पर नहीं पाए जाते हैं। इसलिए इसका जो इनहेरिटेंस है वो एक्स क्रोमोसोम ही शो करता है, वाई क्रोमोसोम शो नहीं करता है। किसी भी जनरेशन में अगर वो हीमोफिलिक है, सन अगर हीमोफिलिक है तो उसके लिए कंडीशन है कि उसकी जो मदर है उसका कैरियर होना बहुत ही जरूरी है। अगर मदर हीमोफिलिक, डॉटर अगर हीमोफिलिक है, फीमेल अगर हीमोफिलिक तभी प्राप्त होगी जब कैरियर मदर की शादी किससे हो, हीमोफिलिया मेल से हो। देन इसी कंडीशन में हमें होमोजाइगस फीमेल ऑब्टेन होगी, जो कि ऐसा नेचर में होना संभव बहुत कम लगता है। बहुत रेयर कंडीशन में इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बैठता है, क्योंकि जो मेल्स है वो रिप्रोडक्शन एज तक जाते जाते उनकी डेथ हो जाती है। तो ये बच्चों जेनेटिक डिसऑर्डर का मेंडेलियन डिसऑर्डर है हीमोफिलिया। नेक्स्ट जो डिजीज हम डिस्कशन करेंगे इसी चैप्टर की वो है सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर है सिकल सेल एनीमिया। इस डिजीज के बारे में, एनीमिया है, एनीमिया कहीं पर भी अगर लग रहा है किसी भी डिजीज के पीछे तो समझ लो ब्लड की कमी को शो करता है। ये कहीं ना कहीं ब्लड की कमी को शो कर रहा है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल जनरली आप लोग जानते हैं, ये इस प्रकार की सेल सिकल सेल कहलाती है। इस डिजीज के अंदर क्या होता है कि जो आरबीसी होती है उनकी शेप सिकल शेप हो जाती है इस प्रकार से, और डू नॉट कैरी ऑक्सीजन। इस प्रकार की आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाती है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है, आरबीसी की कमी हो जाती है, इसलिए इसे एनीमिया कहते हैं। ये डिजीज सिकल सेल एनीमिया। हीमोफिलिया, कलर ब्लाइंडनेस, बोथ डिजीज, दोनों डिजीज सेक्स लिंक थी, बट सिकल सेल एनीमिया डिजीज ऑटोसोम्स इसके जीन्स किस पर पाए जाते हैं, ऑटोसोम्स पर। ऑटोसोम्स रिसेसिव डिसऑर्डर है ये। सिकल सेल एनीमिया क्या है, ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। जो वुमन क्रोमोसोम्स का 11th नंबर का पेयर होता है उस पर इसके जीन पाए जाते हैं, और कोडॉन में चेंजेस के कारण ये डिजीज होती है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया तभी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होगी जब उसके दोनों पेरेंट्स क्या होंगे, कैरियर, हेटेरोजाइगस। इनहेरिटेंस का चार्ट बना के देखेंगे अभी। 11वें नंबर का क्रोमोसोम्स में डिफेक्ट के कारण ये डिजीज होती है। इस डिजीज को कंट्रोल करने वाले जो जीन्स
के एलिल्स है वो HbA एंड HbS, A फॉर नॉर्मल और HbS मीन्स सिकल सेल एनीमिया। चार्ट बनाता है, दो पेरेंट्स है ऑटोसोम्स वाले। अभी मैंने बताया था आप लोगों को ये ऑफस्प्रिंग के अंदर जब भी ट्रांसफर होगी, जब वो कैसे होंगे, HbA हेटेरोजाइगस फॉर्म में होंगे। ये जो टू एलिल्स है ये 3 टाइप्स के पॉसिबल जीनोटाइप बनाएंगे। होमोजाइगस इंडिविजुअल्स HbS ही इस डिजीज को शो करेगा, HbA HbS। अगर किसी के अंदर ये जीनोटाइप्स है तो ये कैरियर को शो कर रहा है, HbA एंड HbA। ये नॉर्मल इंडिविजुअल को शो करेगा, बट अगर यही एलिस होमोजाइगस कंडीशन में है HbS HbS तो इट इज सिकल सेल एनीमिया। ये किसको शो कर रहा है, सिकल सेल एनीमिया डिजीज को शो कर रहा है होमोजाइगस कंडीशन में। आप लोग जानते हैं कि कोई भी एलिल्स जो रिसेसिव फॉर्म का होता है वो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने कैरेक्टर को शो करता है। तो ये जो एलिल्स है ये नॉर्मल है, ये कैरियर है एंड इट इज सिकल सेल एनीमिया। ये सिकल सेल एनीमिया को शो करेगा। तो मैं बता रहा था आप लोगों को इन 3 एलिल्स में से सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन ही किसको शो कर रही है, होमोजाइगस कंडीशन ही सिकल सेल एनीमिया को शो कर रही है। फिनोटाइप हेटेरोजाइगस और हेटेरोजाइगस है वो HbA HbS। ये किसी इंडिविजुअल का है तो ये अनअफेक्टेड है, लेकिन ये क्या है, कैरियर। यानी इसमें सिकल सेल एनीमिया डिजीज नहीं होगी, बट ये इस डिजीज का कैरियर होगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, क्योंकि इसका जो अफेक्टेड जीन है 11वें नंबर पर पाया जाता है। तो ये इसको हम समझ लेते हैं, ये मेल है एंड HbA HbS और ये फीमेल है। ये मेल का सिंबल है और ये फीमेल का है, फीमेल, इट इज मेल। देखिएगा चार्ट को, HbA HbA। किसी इंडिविजुअल के अंदर अगर होमोजाइगस A वाला एलिल्स है तो वो डिजीज को शो नहीं करेगा, ये नॉर्मल है, ना ही कैरियर है। ये हेटेरोजाइगस एलिल्स HbA HbS, इट मींस ये इसके अंदर सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा, लेकिन ये इंडिविजुअल क्या होगा, कैरियर होगा इस डिजीज का, वाहक होगा, यानी ये जनरेशन टू जनरेशन इस डिजीज को ट्रांसफर करेगा। नेक्स्ट HbA HbS, ये भी कैरियर होगा एंड HbS HbS। और इस प्रकार का जो फिनोटाइप है किसी के अंदर, जीनोटाइप है, वो किसको शो करेगा, सिकल सेल एनीमिया को, सिकल सेल एनीमिया। तो ये एरिडेंस आप लोगों को समझ में आया। एक बार और फिर बता देता हूं कि सिकल सेल एनीमिया वो रिसेसिव फॉर्म का है, इसलिए हमेशा ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में ही अपने डिजीज को शो करेगा। ये हमने क्या एग्जांपल देखा था, फीमेल और मेल का, दोनों हेटेरोजाइगस है, तो इनके अंदर जो हेटेरोजाइगस फॉर्म है वो कैरियर है और होमोजाइगस फॉर्म ही किसको शो कर रही है, डिजीज को शो कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि रिसेसिव फॉर्म में जो इसके जीन्स होंगे वो होमोजाइगस कंडीशन में इस कैरेक्टर को शो करेंगे। तो इस लाइन का मतलब समझ में आया है आप लोगों को कि इसके जो कैरियर्स रहते हैं फॉर द हेटेरोजाइगस फॉर्म, दिस डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल पेयर HbA HbS। इसके
जीन्स के जो पेयर है ये एलिन से इनके जरिए कंट्रोल हो रहा है, और ये ट्रांसमिटेड किसके जरिए हो रही है? हेटेरोजाइगस पेरेंट्स के जरिए। इस डिजीज के अंदर आप लोगों ने देखा था कि सिकल सेल एनीमिया जो डिजीज है, 11वें नंबर का क्रोमोसोम्स डिफेक्ट हो रहा है। उस 11वें नंबर के क्रोमोसोम्स का कौन सा कोडन डिफेक्ट होने के कारण ये डिजीज प्रोड्यूस हो रही है? अभी जो हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस को हमने डिस्कशन किया था, उसके जीन्स किस पर थे? एक्स क्रोमोसोम्स पर थे। इसकी जीन किस पर है? ऑटोसोम पर, सेक्स क्रोमोसोम्स पर नहीं है, और वो भी कौन से नंबर के पे? 11 नंबर के पे। तो इससे जीन के डिफेक्ट होने से जो प्रॉपरली ये ग्लूटामिक एसिड्स का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी GAG, ये कोडॉन है, डीएनए के सीक्वेंस में पाया जाता है। ये कोडॉन जो अमीनो एसिड्स को फॉर्म कर रहा है वो है ग्लूटामिक अमीनो एसिड्स, ग्लूटामिक अमीनो एसिड्स। म्यूटेशन के कारण एडेनिन कोडॉन चेंज हो जाता है यूरेसिल कोडॉन से, और इसके कारण जो डिजीज होगी वो होगी, इसके कारण जो अमीनो एसिड प्रोड्यूस होगा वो होगा वैलिन अमीनो एसिड्स, और यही वैलिन अमीनो एसिड्स इस डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो डिफेक्ट जीन था वो हीमोग्लोबिन जो चेन है उस पर पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की जो चेन है उसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड्स चेन होती है, जिसमें 2 अल्फा की चेन और 2 बीटा की चेन पाई जाती है। यानी जो हीमोग्लोबिन है आरबीसी का, उसका जो कंपोज्ड है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना हुआ है, जिनमें से 2 बीटा की चेन है और 2 अल्फा की है। ड्यू टू म्यूटेशन, म्यूटेशन के कारण क्या होता है कि जो हमारी नॉर्मल हीमोग्लोबिन चेन है उसकी 6th पोजीशन पर एक अमीनो एसिड जिसका नाम है ग्लूटामिक अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन में, नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जो चेन है उसके फर्स्ट पर वैलिन अमीनो एसिड्स, सेकंड पोजीशन पर हिस्टिडाइन, थर्ड पर लूसाइन, फोर्थ पर थ्रियोनिन और फिफ्थ पर प्रोलाइन अमीनो एसिड्स बनता है, एंड 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। ड्यू टू म्यूटेशन सिकल सेल एनीमिया के अंदर यही 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक अमीनो एसिड्स के सब्स्टिट्यूशन, इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, और इसके स्थान पर जो अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है उसका नाम है वैलिन अमीनो एसिड्स। म्यूटेशन के कारण इसका कोडन डिफेक्ट हुआ है। ग्लूटामिक अमीनो एसिड्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो GAG कोडन के कारण हो रहा है, और म्यूटेशन के कारण ये कोडन चेंज हो गया और इसमें एडेनिन के स्थान पर यूरेसिल आ गया। एडेनिन के स्थान पर क्या आ गया? यूरेसिल आ गया, और आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर सिर्फ 6th पोजीशन पे चेंज हो गई है कंडीशन, और 6th पोजीशन पर जो अमीनो एसिड्स बन रहा है उसका नाम है वैलिन अमीनो एसिड्स। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन में जो ग्लूटामिक अमीनो एसिड्स बनना चाहिए था, म्यूटेशन के कारण कोडॉन म्यूटेट हो गया और वहां पर अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, उसका नाम है वैलिन अमीनो एसिड्स। तो द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमीनो एसिड्स इन द ग्लोबल प्रोटीन, अमीनो एसिड्स का सब्स्टिट्यूशन हो गया, जिसका मेन कारण क्या था? सिंगल बेस पेयर, सिंगल बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन एट द 6th पोजीशन या 6th कोडॉन ऑफ द बीटा ग्लोबिन। कौन सी चेन पर? बीटा ग्लोबिन चेन पर, या जो कहे हम GAG के स्थान पर GAG का सब्स्टिट्यूशन किससे हो गया? GUG से। इस सब्स्टिट्यूशन के कारण जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है उसमें ग्लूटामिक अमीनो एसिड्स का जो नॉर्मल प्रोडक्शन हो रहा था, अब उसके रिप्लेस पर, उसके स्थान पर जो अमीनो एसिड्स बन रहा है उसका नाम है वैलिन अमीनो एसिड्स।
और यही वैलेन अमीनो एसिड्स सिकल सेल एनीमिया के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब ये करता क्या है, ये जो वैलेन अमीनो एसिड्स है ये हीमोग्लोबिन का पॉलीमराइजेशन कर देता है बहुत अधिक संख्या में। ये जो वैलेन अमीनो एसिड्स है वो हीमोग्लोबिन का क्या कर देता है, पॉलीमराइजेशन कर देता है, और इसकी जो ऑक्सीजन ले जाने की जो कैपेसिटी है उसको कम कर देता है। और आरबीसी की जो शेप है वो चेंज हो जाती है इसमें बाइकॉन्केव। आरबीसी की शेप है वो क्या हो जाती है, बाइकॉन्केव। और इस प्रकार की आरबीसी पॉलीमराइजेशन के कारण, हीमोग्लोबिन के पॉलीमराइजेशन के कारण आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है, और ये चेंज्ड शेप डू नॉट कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कैरी नहीं करता है। और चूंकि आरबीसी डिफेक्ट हुआ है इसलिए इसके अंदर ब्लड की कमी हो जाती है, इसलिए इस डिजीज को क्या कहते हैं, एनीमिया डिजीज भी कहते हैं। क्योंकि इसकी आरबीसी की शेप कैसी हो गई, सिकल शेप हो गई, कॉमा जैसी। आप लोगों ने हंसी ये देखे हैं जो किसानों के पास मिलते हैं, उसकी कॉमा जैसी शेप होती है, यानी ये वैलेन अमीनो एसिड्स इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। वैलेन अमीनो एसिड्स ने क्या किया, आरबीसी की शेप चेंज कर दी, बाइकॉन्केव कर दी इसकी शेप। जो आपका टॉपिक है ये एनसीईआरटी बुक्स के पेज नंबर 90 पर है। यानी इसने आरबीसी की जो शेप है उसको क्या कर दिया, बाइकॉन्केव कर दिया, और यह शेप वाला आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी नहीं करता है। इसका मतलब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और एक्चुअली में ये कमी किससे हुई है, आरबीसी की कमी के कारण। आरबीसी की कमी किसके कारण हो गई, क्योंकि जो आरबीसी की शेप है वो चेंज हो गई नॉर्मल शेप से, और नॉर्मल शेप से चेंज होने के कारण ये सारी कंडीशंस हो जाती है। तो ये सिकल सेल एनीमिया है। जैसे दोनों वर्षों का मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों के। सिकल सेल मतलब आरबीसी की शेप सिकल सेल हो जाती है, और एनीमिया का मतलब जब आरबीसी प्रॉपर वर्क नहीं करती है तो आरबीसी की कमी हो जाती है ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ये ब्लड की कमी एक प्रकार की एनीमिया है, तो इसलिए इसका नाम सिकल सेल एनीमिया है। तो ये डिजीज थी आपकी सिकल सेल एनीमिया, जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर मेंडेलियन डिसऑर्डर का एग्जाम्पल है। और अभी इससे पहले जो डिजीज पड़ी थी हीमोग्लोबिन, वो भी मेंडेलियन डिसऑर्डर का एग्जाम्पल है, क्योंकि इनमें सिंगल जीन का म्यूटेशन हो रहा है, और जिसके कारण ये डिजीज प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर फेनिल कीटोनूरिया, जिसको हम शॉर्ट में PKU भी कहते हैं। PKU फेनाइल कीटोनूरिया डिजीज भी ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट का एग्जाम्पल है। सिर्फ अभी तक हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर में दो डिजीज है जो सेक्स लिंकेड है, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। डायरेक्टली MCQ के अंदर ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इस बात का आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है कि ये सेक्स लिंकेड है या ऑटोसोमल है। तो अभी तक आप याद रखना कि मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर सिर्फ हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस ये दोनों ही सेक्स लिंकेड डिजीज थी। सिकल सेल एनीमिया वो ऑटोसोमल है, और नेक्स्ट जो PKU फेनिल कीटोनूरिया डिजीज है ये भी क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, रिसेसिव ट्रेट है, जो कि 12th क्रोमोसोम्स पर इसके जीन लोकेटेड रहते हैं, और इस जीन में डिफेक्ट के कारण ये डिजीज प्रोड्यूस होती है। इसके अंदर होता क्या है, फेनिल कीटोनूरिया डिजीज के अंदर जो अमीनो एसिड फॉर्मेशन की प्रक्रिया है वो डिफेक्ट हो जाती है। यानी जनरली एक एंजाइम है जिसका नाम है फेनिल एलिल हाइड्रोक्सिलेज, फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ये एंजाइम है। ये एंजाइम जनरली क्या करता है कि ये
फेनिल एलानिन अमीनो एसिड्स को कन्वर्ट करता है टायरोसाइन अमीनो एसिड्स में। ये जनरल प्रोसीजर है, यानी ये डिजीज वाली प्रोसीजर नहीं है। एक अमीनो एसिड्स है जिसका नाम फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, और ये फेनिल एलानिन अमीनो एसिड्स को किस में कन्वर्ट कर रहा है? किसमें कन्वर्ट कर रहा है? ये टायरोसिन के अंदर। लेकिन क्या होता है कि जो 12th नंबर का क्रोमोसोम्स है उस पर इसके जीन पाए जाते हैं, और इस जीन में म्यूटेशन के कारण इस एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होता है, जिसके कारण क्या रहता है? फेनिल एलानिन अमीनो एसिड्स टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, और फेनिल एलानिन अमीनो एसिड्स एक्यूमुलेट होने लग जाता है, इसका संचय होने लग जाता है ब्रेन के अंदर। इसका एक्यूमुलेशन ऑफ इन दीज ब्रेन, इसका किसके अंदर संचय होने लग जाता है? ब्रेन के अंदर। और इसके अलावा ये कन्वर्ट भी हो जाता है फेनिल पायरुविक अमीनो एसिड्स एंड अदर डेरिवेटिव्स में, यानी अदर जो अमीनो एसिड्स में उनमें भी इसका कन्वर्जन हो जाता है। तो फाइनली टायरोसिन जो अमीनो एसिड्स है मेटाबॉलिज्म का, उसका फॉर्मेशन नहीं हुआ। किसके कारण? इस एंजाइम की कमी के कारण, फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी के कारण। तो ब्रेन के अंदर फेनिल एलानिन या पायरुवेट, ये जो फेनिल एलानिन अमीनो एसिड्स है ये कन्वर्ट हो गया फेनिल पायरुवेट अमीनो एसिड्स के अंदर और इसके अदर डेरिवेटिव्स में, और इसका एक्यूमुलेशन किसके अंदर हो गया? ब्रेन के अंदर। जब ये ब्रेन में एक्यूमुलेट होगा या ब्रेन में ये जमा होगा, जिसके कारण ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाते हैं, या सिंपल मीनिंग में कहे इट इज मेंटल रिटार्डेशन। दिमागी रूप से यानी उसको मानसिक बीमारी हो जाती है, मेंटल रिटार्डेशन। दीज आर आल्सो एक्सक्रीटेड, और इस एक्यूमुलेशन का एक्सक्रेशन यूरिन के जरिए भी होता है, बिकॉज ऑफ इट्स पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ द किडनी के जरिए इसका एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम होता है, और इसका जो एक्सक्रेशन है वो किसके जरिए होता है? यूरिन के जरिए। और ये एक प्रकार का इनबॉर्न एरर ऑफ ए मेटाबॉलिज्म, यानी जन्मजात एरर है मेटाबॉलिज्म प्रोसेस का। तो ये फेनिल कीटोनुरिया डिजीज थी। सिंपली एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है जो 11th क्रोमोसोम्स पर इसके जीन पाए जाते हैं। जनरली म्यूटेशन के कारण फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, जिससे फेनिल एलानिन अमीनो एसिड्स टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता है, और कन्वर्ट नहीं होने से फेनिल एलानिन ये अपने अन्य रूपों में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि फेनिल पायरुविक अमीनो एसिड्स एंड अदर डेरिवेटिव्स। और इसका एक्यूमुलेशन ब्रेन के अंदर होने के कारण ब्रेन से संबंधित रिटार्डेशन या मेंटली डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये डिजीज आपकी फेनिल कीटोनुरिया, एक बार अगेन याद रखना कि ये कैसा ट्रेट है? ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है थैलेसीमिया।